Proceed now. ओके। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? हमने पहले फार्मास्यूटिक्स जब पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जो कि एज अ एक्सिपिएंट का भी काम करते हैं, ठीक है, जिसका अपना कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या तो बिल्कुल नहीं होता, और अगर होता भी है तो बहुत थोड़ा सा इफेक्ट होता है हमारी प्रिपरेशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई भी टैबलेट बनाई है, उसके अंदर मैंने मेन इंग्रेडिएंट क्या लिया है? पैरासिटामोल। पैरासिटामोल मेरा एक्टिव ड्रग है जो मेरे बॉडी में जाने के बाद अपना एक फार्मास्यूटिकल, अपना फार्माथेरेप्टिक इफेक्ट देगा। अगर ऐसी कंडीशन में सिर्फ पैरासिटामोल अकेले से हम टैबलेट्स नहीं बना सकते। टैबलेट बनाने के लिए हमें कुछ बल्क वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कुछ एक्सिपिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, ग्लाइडेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, ल्यूब्रिकेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, बाइंडिंग एजेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। इन सब के एग्जांपल्स क्या हो गए? स्टार्च, लैक्टोज, टैल्क। ये सारी चीजें क्या करेंगी? पैरासिटामोल बहुत कम क्वांटिटी में होगा तो ये इन सब चीजों को मिला करके क्या बन जाएगा? एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब हम ये वॉल्यूम क्रिएट कर लेंगे तो आसानी से टैबलेट्स हम पंच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितनी भी चीजें मैंने इसमें ऐड की हैं, ये अपने प्रेजेंस तो दिखाएंगी, मतलब हमारा वॉल्यूम तो बढ़ाया, लेकिन हमारी बॉडी पे इनका कोई इफेक्ट, कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होगा, या फिर होगा भी तो बहुत थोड़ा बहुत फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। ये हमारे फॉर्मुलेशन में होते बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इनके हमारा वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ फार्मास्यूटिकल एड्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं कि किस किस फॉर्मुलेशन में हम कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं, और ये एक्सिपिएंट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कलरिंग एजेंट्स, कोई भी सिरप, कोई भी एलिक्सर्स, लिनीमेंट्स, या फिर कोई भी क्रीम, ऑइंटमेंट्स, ये सब बनाने के लिए क्या होता है? हम किसी भी कंडीशन में कोई भी एक सिंपल प्लेन ऑब्जेक्ट बना करके किसी को नहीं दे सकते। कोई भी प्रोडक्ट जब बनाकर रेडी होता है तो उसकी एलिगेंसी मस्ट होती है, खासकर छोटे बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए। जितनी ज्यादा कलरफुल होती है या ब्राइट कलर्स होते हैं उतनी ज्यादा वो अट्रैक्टिव होती है। फ्लेवरिंग एजेंट्स, जैसे कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका अपने आप में कोई अच्छा फ्लेवर नहीं आता। अगर मैं तुमको बोलूं कि नीम की पत्तियों को मैंने पीसा, गोली बना करके तुम्हें दे दिया, ऐसे खाओ, तो उसे गटकना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पूरे मुंह के टेस्ट को क्या कर देगा? खराब कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या करेंगे? तुम्हारे कोई भी ड्रग को जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है उसको अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, ताकि एक बार जो चीज तुमने गटक ली वो सक्सेसफुली बॉडी में एडमिनिस्टर हो गई, लेकिन उसका फ्लेवर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। स्वीटनिंग एजेंट, अगर तुम सिरप बना रहे हो तो उसमें शुगर या ग्लूकोज का यूज करते हो, तो यहाँ पे हम जो भी स्वीटनिंग एजेंट है वो कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं। तो हनी हो सकता है, लिकोरिस हो सकता है। लिकोरिस मतलब मुलेठी। मुलेठी हमने खाई है। मुलेठी की एक डंडी आती है। जनरली हम क्या करते हैं, कई लोग लंबे टर्म यूज करने के लिए, जो जनरली सिंगिंग वगैरह के प्रोफेशन में होते हैं, जिन्हें अपनी आवाज बहुत साफ करनी होती है, या कभी कभी किसी को तुतलाने की हैबिट होती है बचपन में, तो उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए भी हम क्या करते हैं? उस लकड़ी को मुंह में डाल के रखते हैं और चूसते रहते हैं। जनरली उसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो बॉडी में क्या होते रहते हैं? रिलीज होते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे क्या हो गई है? स्वीटनिंग एजेंट। इसी तरीके से सस्पेंशन बनाएंगे तो सस्पेंडिंग एजेंट्स। ऑइंटमेंट्स बनाओगे तो ऑइंटमेंट का बेस किससे बनेगा? वो बीसवैक्स, लेनोलिन, वुलफाइट, ये सब कहाँ से मिलेंगे? ये हम पढ़ेंगे। डायलुएंट्स, ये सब कहाँ से मिलेंगे? व्हीकल्स। व्हीकल्स में वाटर, वाटर तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी? लिपिड वाले वॉलेटाइल ऑयल्स की, जो फैटी वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, या फिर सॉरी फैटी व्हीकल्स होते हैं, जो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सिर्फ ऑयल में ही घुलेंगे, तो भाई वो ऑयल जो है वो कहाँ से लाएंगे? जैसे ऑलिव ऑयल, अराचीज ऑयल, ये सब कहाँ है? प्लांट से मिलेंगे, ठीक है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स,
जो टैबलेट को तोड़ने का काम करेंगे। ये कहाँ से मिलेंगे मुझे? स्टार्च, इसबगोल, हस्क, ठीक है, सेम एज ल्यूब्रिकेंट। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई मेरी? फार्मास्यूटिकल एड्स में आते हैं। अब ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ मिलती हैं। हमारे सिलेबस में सबसे पहला दिया हुआ है ड्रग केओलिन। ठीक है, केओलिन क्या है? इसको एक चाइना क्ले भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ठीक है, जनरली हम इसमें सबसे ज्यादा यूज इसका किस में करते हैं? जनरली हम जब पेपर बनाते हैं या रबर्स या पेंट्स, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, उसमें इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जनरली हम इसको जनरली इसका नाम चाइना क्ले क्यों पड़ा? क्योंकि जब हम माइंड करते हैं, मतलब किसी भी पर्टिकुलर जगह की खुदाई कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर एरिया को हमने कहाँ से बिलोंग किया है? चाइना से। जब एक पर्टिकुलर हिल को डिग करने के बाद हमको वहां से क्या मिला? केओलिन। ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? केओलिन। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है? चाइना से ओरिजिनेटेड है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, जनरली ये क्या रिप्रोड्यूस करता है? जो मिनरल कैलोनाइट्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट पाउडर्स होते हैं। ठीक है, ये नेचुरल जो कैलिन होते हैं वो कैसे होते हैं? व्हाइट कलर का होता है, सॉफ्ट पाउडर होता है। ठीक है, इसकी पहचान कैसे करते हैं हम? जनरली अगर तुम्हारे सामने कोई चीज रख दी जाए तो तुम पहले उसको सुपरफिशियली देखोगे, फिर उसको हाथ में लेकर के उसको उसका टेक्सचर फील करोगे, उसको स्मेल करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद अगर सुपरफिशियली देखोगे तो ये जनरली एक वाइट, एकदम प्योर वाइट कलर का तुम्हारा प्रोडक्ट होता है, पाउडर होता है। और जनरली कैसे उसका नेचर का होता है? स्मूथ नेचर का होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। सिनोनियम्स क्या होते हैं इसके? इसको चाइना क्ले भी बोलते हैं, इसको पेपर क्ले भी बोलते हैं, और इसको व्हाइट क्ले भी बोला जाता है। जनरली जो क्योलिन होता है वो मिलता कहाँ से है हमको? जो क्योलिन है वो हमको मिलता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट से। ठीक है, और ये जनरली कैसे पार्टिकल्स होते हैं? ग्रिटी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं? भाई क्योलिन है तो इसके अंदर खुद की भी कोई प्रॉपर्टी होगी, तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है? सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल होती है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि तुम इसका वेट लिखो। तुम जनरली क्या कर सकते हो? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, आयरन, ये एग्जाम्पल में लिख सकते हो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। ठीक है, अब थेरापेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? देखो, जब कभी किसी इंसान को डायरिया होता है, एक्सेस वाला डायरिया नहीं या फिर सीवियर डायरिया नहीं, जब स्टार्टिंग से लेके मॉडरेट तक का अगर डायरिया है तो इसको क्योर किया जा सकता है। जब हम कोई भी टैबलेट सॉलिड डोजेस फॉर्म प्रिपरेशन बनाते हैं तो उसमें ये क्या करता है? बल्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किसी भी मटेरियल को फिल्टर करना होता है तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फेशियल क्लिंजर में केओलिन का यूज किया जाता है। ये डिटॉक्स करता है, और जो तुम्हारे पोर्स हैं, फेस पे जो छोटे छोटे रूम्स, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जो कि नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, इनको क्या करता है? क्लीन करता है, ताकि तुम्हारी ऑक्सीजन आसानी से क्या कर सके? एक्सचेंज हो सके। ठीक है, उसके बाद स्किन को स्मूदर बनाता है। अगर आपके फेस पे कोई भी एक्नेज वगैरह है उसको हटाएगा। आपके दांतों को चमकाने में मदद करता है। आपके जो भी हेयर्स है उसको भी चमकाने में मदद करता है। भाई आपके बालों को जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, क्लीनिंग का काम करता है मेनली। ठीक है, डिओड्रेंट्स में भी यूज होता है, और जनरली हमारी स्किन को टोन अप करने में यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड है मेरा लेओनिन, लेनोलिन। अब देखो लेनोलिन क्या है, फैमिलियर होना चाहिए कि मैंने तुम्हें जब फार्मास्यूटिक्स पढ़ाया था तो फार्मास्यूटिक्स में लेनोलिन आया था। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब कोई भी ऑइंटमेंट या बेस बनाया जाता है तब लैनोलिन का यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें बोरोलिन। बोरोलिन के कंपोनेंट जब तुम पढ़ोगे तो उसमें लैनोलिन मेंशन होता है। और लैनोलिन जनरली मैंने कैसे बताया था, कहाँ से आता है? हमारी बॉडी में क्या होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो क्या सीक्रेट करते रहते हैं? ऑयल सीक्रेट करते रहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो क्या रिलीज करते रहते हैं? पसीना, स्वेट।
वाटर, ठीक है। उस वाटर के साथ बहुत सारी चीजें मिक्स होकर के आती हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इन सब के मिक्सचर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे ही हमारे जो जानवर होते हैं, जनरली हम वूल्स वगैरह जो यूज करते हैं, योग वगैरह, उसमें क्या होता है, उनके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं, उनकी बॉडी से क्या रिलीज होता है, ऑयल रिलीज होता है, ठीक है। अब जानवर एकदम घर में तो रहते नहीं है, डेली नहाते धोते नहीं है, तो क्या होता है, जो ऑयल निकलता है वो उनके जो बाल होते हैं शरीर पे, उन बालों में क्या होता रहता है, चिपकता जाता है। धूल मिट्टी लगती है तो डस्ट जल्दी पकड़ ली जाती है, तो उनके जो हेयर्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, कड़क होने लगते हैं, और उनके ऊपर बहुत सारी लेयर जम जाती है, किसकी, ऑयल की। ऑयल की लेयर जमी, उस पे धूल जम गई, फिर एक और ऑयल रिलीज हुआ, फिर धूल जम गई। तो ऐसे करके जो उनके बाल होते हैं, उनके ऊपर नंबर ऑफ ऑयल्स की क्या हो जाती है, लेयर जम जाती है फैट की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उन बालों को क्या कर लेते हैं, रेजर कर लेते हैं। उसके बाद उनको कलेक्ट करके बालों को सेपरेट किया जाता है, और जो ऑयल वाला पार्ट है, वैक्स वाला पार्ट है, उसको सेपरेट करते हैं। उसके बाद उसको प्यूरिफाई करते हैं। जो ऑयल तुम्हारे उसकी बॉडी से निकला है ना, उस ऑयल को हम क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर उसको हम प्यूरिफाई करके किस में यूज करते हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, लैनोलिन का नाम देते हैं। अब क्लियर हो गया कि जनरली जो लैनोलिन है, वो वूल यॉक या वूल वैक्स या वूल ग्रीस भी बोला जाएगा इसको, ठीक है। सबेशियस ग्लैंड से निकलता है। जनरली जो वूल बेयरिंग एनिमल्स होते हैं, जिनके शरीर पे बाल होते हैं, तो जिनके बालों से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, उन एनिमल्स के शरीर पर ये ऑयल रिलीज होता है, और उससे हम इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि शीप हो गई, ठीक है, भेड़े वगैरह जो होती है ना, उसके लिए हम उनके बालों से हम जनरली इसको क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बायोलॉजिकल सोर्स पढ़े तो भाई, बायोलॉजिकल सोर्स क्या कहलाते हैं इसके, देखो, सबेशियस ग्लैंड से निकलता है, वूल के फाइबर, जो फर होते हैं, बाल होते हैं, उस पे चिपकता है, जिसके, शीप के, ठीक है। जनरली शीप का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, भेड़ जिसको बोलते हैं ना, भेड़ों का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, बोविडाई, ठीक है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, भाई देखो, अगर ये ऑयली नेचर का है तो इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा ज्यादा ही होगा, मतलब इसमें ईस्टर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल और आइसो कोलेस्ट्रॉल्स पाए जाते हैं। पामिटिक एसिड, ऑलिक एसिड, लेनोसरिक एसिड या लेनोपामिटिक एसिड, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें से जो इजी लगे वो दो चीजें याद कर सकते हो। इसके थेरेपेटिक यूज क्या है, सबसे पहले तो कोई भी ऑइंटमेंट बनाना होता है तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, बेस की जरूरत पड़ती है। अगर हमारा वाटर सॉल्युबल बेस है, मतलब वाटर सॉल्युबल कोई भी क्रीम है या ऑइंटमेंट है, तो पानी के अंदर सारी चीजों को घोलेंगे। लेकिन अगर मेरा वाटर सॉल्युबल बेस नहीं है, ऐसी ड्रग है जो वाटर में नहीं घुलेगी, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, फैटी बेस लेना पड़ेगा। और जो फैटी बेस है वो कहाँ से आएगा, जनरली बीज वैक्स वगैरह से, ठीक है। ये जो वैक्स है, ये लेओनिलिन, लेओलिन जो है, ये क्या है, अपने आप में एक फैटी वैक्स जैसा मटेरियल है। ये क्या करेगा, तुमको बेस प्रोवाइड करेगा। जब तुम इसको मेल्ट करोगे तो ये पूरा पानी जैसा हो जाएगा, क्लियर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसमें आप अपनी सारी ड्रग्स को मिला करके मिक्स करो, तो ये एकदम थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। और थिक होकर के कैसा बन जाएगा, एक पेस्ट, एक क्रीम जैसे फॉर्म का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाटर एब्जॉर्बेबल ऑइंटमेंट बेस बनाने के लिए होता है, वाटर सॉल्युबल क्रीम्स या फिर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में यूज होता है। इमोलिएंट एक्शन देता है। इमोलिएंट एक्शन का क्या मतलब होता है, मैंने पहले ही बोला था, मान लो कि अगर तुम्हारे होंठ फट रहे हैं, सर्दियों का टाइम है, होंठ फट रहे हैं, तुम्हारे पास कोई भी क्रीम अवेलेबल नहीं है, बोरोप्लस या बोरोलिन या कोई भी जनरली जो अपने लिप बाम्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, बार बार तुम उस पर अपनी टंग लगाते रहोगे, जीभ लगाते रहोगे, तो सलाइवा के कांटेक्ट में आने की वजह से वो और ज्यादा कैसे हो जाएंगे, चैप्ड, मतलब फट जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब तुम्हारे होठों पर लंबे समय के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है, बोरोप्लस मिल गया, और तुमने फटाफट बोरोप्लस अपने फेस पे अप्लाई, अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया, तुम्हें विद इन अ सेकेंड क्या मिल जाएगा, रिलीफ। अब तुम्हें बार बार उसके ऊपर सलाइवा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार उसके ऊपर थूक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और तुरंत ही कैसा मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, खींचना बंद हो जाएगा, पेन में आराम मिल जाएगा। तो इमोलिएंट एक्शन का मतलब क्या होता है, जो बॉडी को एकदम मॉइस्चराइज कर दे, फटी हुई और खिंची हुई स्किन को एकदम से क्या प्रोवाइड करा दे, रिलैक्स सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करा दे, वो कहलाता है तुम्हारा इमोलिएंट एक्शन, ठीक है। जनरली मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है ड्राई स्किन को, ड्राई स्कैल्प को, या ड्राई जो छोटे मोटे इरिटेशंस होते हैं हमारी स्किन पे, उससे हमें क्या दिलाता है,
रिलीफ, अगर गलती से कट जाओ या जल जाओ, या फिर बच्चों को हम डायपर्स पहनाते हैं, लंबे टाइम तक डायपर्स पहनने की वजह से क्या हो जाता है, रैशेज हो जाते हैं। तो ऐसे पार्ट पर जब आप ऐसे ऑइंटमेंट्स लगाते हो, तो ये तुरंत आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, मॉइस्चर और रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है मेरा, बीज वैक्स। पहले भी पढ़ा था, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में से हम क्या करते हैं, सिर्फ छत्ते वाले पार्ट को लेते हैं। ठीक है। जनरली बीज वैक्स कहाँ से मिलता है, इसको हम सेरा एल्बा भी बोलते हैं। नेचुरल वैक्स है, जिसको कौन बनाता है, हनी बीज बनाती हैं, मतलब बीज बनाती हैं, मधुमक्खियां बनाती हैं। कौन से जीनस से बिलोंग करता है, एपिस। ठीक है। जनरली जो वैक्स है, इसको बनाने वाला कौन है, मधुमक्खियां। वो क्या सीक्रेट करती हैं, अपने ग्लैंड से अलग अलग प्रकार के 8 वैक्सेस होते हैं जो अपने ग्लैंड से वो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रस, फूलों में से रस लेकर आती हैं और यहाँ पे आके डाल देती हैं, नहीं। ये रस जो लेकर आती है ना, वो हनी बनाने की प्रोसेस है। हनी बनने से पहले वो क्या बनाती हैं, अपना छत्ता बनाती हैं। ठीक है। उनका कभी छत्ता देखना व्हाइट कलर का होता है, उस व्हाइट कलर के छत्ते में क्या होता है, बहुत सारे, जैसे कोई डायग्राम में रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये येलो हो गया। येलो क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने इसमें फूलों का रस लाके डाला। लेकिन जब इसमें फूलों का रस नहीं था, ये प्योर व्हाइट वैक्स कलर का दिखता है, प्योर व्हाइट कलर का होता है। और जनरली उनकी ग्लैंड से एक 8 प्रकार के केमिकल्स रिलीज होते हैं, वैक्स रिलीज होती हैं। ये इस वैक्स को प्रोड्यूस करती हैं, और ये क्या बनाती है, छत्ता बनाती हैं। उसके बाद जब इनका छत्ता बन के रेडी हो जाता है, फिर ये क्या लेने जाती हैं, फूलों का रस लेके जाती हैं। फिर वो क्या करती हैं, वॉमिट करती हैं, अपने मुंह में भरती हैं, और फिर बॉडी से पूरा वॉमिट करती हैं, किसमें, छत्ते में। तब जाके क्या बनता है, हनी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम हनी नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, जो मेन छत्ता है। छत्ता काय का बना होता है, 8 प्रकार के वैक्स होते हैं एक मधुमक्खी के अंदर, जो वो क्या करती है, रिलीज करती है छत्ता बनाने के लिए। वो वैक्स को हम यूज करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में। क्लियर हो गया। जब इस वैक्स को हम क्या करते हैं, जब ये नई नई वैक्स होती है ना, एकदम व्हाइट कलर की होती है, ट्रांसपेरेंट कलर की होती है, जैसे पानी का कलर होता है ना, ऐसी ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता, लेकिन इसमें से आर पार नहीं देखा जा सकता, ओपेक नेचर की होती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब एकदम क्लियर दिखेगी, लेकिन आर पार दिखाई नहीं देगा। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब जनरली इसके सिनोनियम्स क्या क्या होते हैं, इसको और क्या क्या बोला जा सकता है, येलो बीज वैक्स भी बोलते हैं और व्हाइट भी बोलते हैं। अब व्हाइट क्यों बोलते हैं, हनी इसमें बनाने से पहले जो इसका पार्ट होता है वो व्हाइट कहलाता है। ठीक है। और जो हनी प्रोड्यूस होने के बाद वाला जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं येलो बीज वैक्स। ठीक है। पहले ही पढ़ चुके हैं, जनरली कौन बनाता है, हनी कॉम्ब। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एपिडाई, और स्पीसीज कौन सी होती है, एपिस। ठीक है। क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सबसे पहले तो ईस्टर्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, दूसरा फ्री सेरोटिक एसिड या सेरोलिन। ठीक है। इसमें से कोई भी एक सिंपल वर्ड याद कर सकते हो जो तुम लोगों को ज्यादा सुटेबल हो। थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होंगे, भाई सबसे पहले तो ये पैराफिन ऑइंटमेंट है, जो भी ऑइंटमेंट्स है ना बनाने के लिए, उसमें एज अ पैराफिन ऑइंटमेंट का काम करता है। उसके बाद फेस क्रीम्स बनाने के लिए या कॉस्मेटिक लिपस्टिक्स बनाने के लिए इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। और एक चीज और, देखो दांत बनवाने जाते हो, डेंटल जब क्लिनिक पे जाते हो, तो दांत बनवाने जाते हो, तो दांत तो, मान लो कि तुम्हारा एक दांत उखाड़ के नकली दांत लगवाया तुमने, तो जो नकली दांत बनते हैं ना, उनको किस में बनाया जाता है, मोल्ड्स में। उनको सांचा, एक सांचा रहता है जिसमें आपके दांतों का शेप डिजाइन रहता है, अलग अलग नाप के होते हैं। पहले वो आपके मुंह में अलग अलग सांचे लगा के देखते हैं कि आपके मुंह में कौन सा वाला सांचा फिट हो रहा है। फिर वो उसी सांचे पे क्या बनाते हैं, अपना दांत, नकली वाले दांत बनाते हैं। तो वो जो सांचा है ना, उसके अंदर ही लिक्विड, उसके अंदर ही सारे मटेरियल को क्या किया जाता है, भरा जाता है और निकाला जाता है। मोल्ड मतलब सांचा, उसी प्रकार का सांचा। और वो जो सांचा होता है वो किसका बना हुआ होता है, वो जनरली इजी वैक्स का बना हुआ होता है। ठीक है। कैंडल्स बनाना हो, कॉस्मेटिक लिपस्टिक्स बनानी हो, फेस क्रीम्स बनानी हो, या फिर पैराफिन ऑइंटमेंट का बेस बनाना हो, तो ये जनरली बीज वैक्स सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेरा अकेशिया। अकेशिया क्या है भाई, देखो मैंने इमल्शन पढ़ाया था, इमल्शन में मैंने क्या बोला था, जब किसी भी दो प्रकार के लिक्विड्स को हमें आपस में मिलाना होता है, किस प्रकार के, इनसॉल्युबल प्रकार के लिक्विड को, जो आपस में एक दूसरे में घुल नहीं सकते। पानी और तेल को आपस में अगर मिलाओगे,
तो ये आपस में कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन हमें इन्हें एक करना है। तो हम किसकी मदद से करेंगे? इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या है? यही है। अकेशिया क्या है तुम्हारा? एक इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या बनाता है? बॉन्ड्स बना देता है। किसके बीच में? वाटर और फैट के मॉलिक्यूल के बीच में एक ब्रिज बना देता है। दोनों को एक एक जनरली एक बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड के एक साइड पे क्या रहेगा? लिपिड वाला रहेगा, और एक साइड वाटर वाला रहेगा, और ये सब आपस में एक दूसरे से इसी तरह से जुड़े हुए रहते हैं। इसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, देखो अकेशिया को हम और क्या बोल सकते हैं? गम, गम अरेबिक, या फिर अकेशिया गम, या फिर अरेबिक गम। ठीक है, जनरली सिंगल गम ये भी बोला जा सकता है, या फिर इंडियन गम। ठीक है, ये कैसे होते हैं? हार्डन सैप। चलो ये वाला पार्ट छोड़ो, हार्डन सैप। जनरली बस इतना याद रख लो कि गॉर्गम जनरली जो हमारे अकेशिया होती है वो एक इमल्सिफाइंग एजेंट का काम सबसे पहले यूज करती है। दूसरा, इसको हम गॉर्गम भी बोल सकते हैं, गम अकेशिया भी बोल सकते हैं, सेनेगल गम भी बोल सकते हैं, और इंडियन गम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो जनरली हमारा गम अरेबिक होता है ना, वो किस चीज का मिक्सचर बना हुआ होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है तुम्हारा गम अरेबिक। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है? अरेबिनोज और गैलेक्टोज। इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन कहलाता है तुम्हारा गम अरेबिक। क्लियर है? अगर इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ये हमें प्लांट से मिल रहा है। ठीक है, अभी क्या होता है? गम जैसा होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें गोंद बताई थी, खाने वाली गोंद जिसके पापड़ बनाए जाते हैं। जनरली क्या होता है, प्लांट्स में इंसर्शन कट्स लगाए जाते हैं, वहां से लिक्विड रिलीज होता रहता है, और ये वहीं पे सूख जाता है। तो ये क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे बूंद टाइप के बन जाते हैं, छोटे छोटे स्टोन टाइप के बन जाते हैं, कहीं बड़ा कहीं छोटा। उसको हम क्या कर लेते हैं? स्क्रैप कर लेते हैं। छील छील के, मतलब वहां से निकाल निकाल के इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारे कौन से? ड्राई गम्स, मतलब सूखे हुए जो गम्स होते हैं ना, ये वो कहलाते हैं। ठीक है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? लेग्यूमिनोसाe। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अंदर केमिकल क्या क्या पाया जाएगा? सबसे पहले तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और अरेबिक एसिड, चारों चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, और जब अरेबिक एसिड का हाइड्रोलिसिस होता है तो वो किस किस में बदलता है? एल रैमनोज, डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकुरोनिक एसिड। क्लियर है? अगर हाइड्रोलिसिस नहीं भी लिखना तो आप जनरली ये लिख सकते हो कि इसमें तो सबसे पहले एंजाइम ऑक्सीडेज पाए जाते हैं, इसके बाद इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सॉल्ट और अरेबिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, थेरापेटिक इफेक्ट क्या है भाई? देखो इमल्सिफिकेशन तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। थिकनिंग एजेंट, किसी चीज को गाढ़ा करना है तो उसमें जब आप ये वाली गम ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। टैबलेट्स में बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, अगर हमको किसी भी चीज को क्या करना है? बाइंड अप करा के रखना है। मान लो कि तुम्हारी जो टैबलेट है वो बाइंड ही नहीं हो रही है, और अगर बाइंड हो भी गई तो थोड़ी देर बाद क्या हो गई? खुल गई। तो ऐसे में हम किसका यूज करेंगे? अकेशिया का यूज करेंगे, तो वो हमारे टैबलेट को टूटने से बचाएगा। ठीक है, ये था तुम्हारा अकेशिया। अब हम बात करते हैं ट्रैगाकंथ की। देखो जो तुमने अकेशिया पढ़ा है ना, सेम ट्रैगाकंथ है। जो काम अकेशिया का था वही काम ट्रैगिकंथ का भी है। किस रिस्पेक्ट में? कि ये ऑब्जर्व कैसे होता है, मिलता कैसे है हमको प्लांट से। ठीक है, हमने क्या बोला था कि जनरली जो ट्रैगरकंथ है वो एक नेचुरल गम है, इसको भी हम ड्राई फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है? गाढ़ी होती है, इसका कोई मेन कलर नहीं होता, टेस्ट भी नहीं होता, पानी में घुल जाती है। ठीक है, अब जनरली मिलती कहाँ से? प्लांट से। ठीक है, किस फॉर्म में मिलती है? या तो फ्लैक्स फॉर्म में, या फिर रिबन्स के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, वही होता है, पेड़ का हिस्सा है, उस पे क्या होता है, अगर कट वट लग गया तो वहां से जो लिक्विड रिलीज हो रहा है ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। और जब ये वहां जाके इकट्ठा होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा इसका? जब ये वहां जाके इकट्ठा हो जाएगा तो हम इसको ड्राई फॉर्म में क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे, और आसानी से इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट या फिर थिकनिंग एजेंट या फिर स्टेबलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर बायोलॉजिकल सोर्स देखें तो क्या होगा? मैंने क्या बोला था? प्लांट है, मतलब पूरा पेड़ है, उसकी स्टेम्स पे, उसके ब्रांचेस पे हम कट लगा के आएंगे। तो किस कौन सा प्लांट होता है वो?
एस्ट्रागोलस गमीफायर, ठीक है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनोसाई से। अब इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? ट्रैगाकंथ है तो ट्रैगाकंथिन, वाटर सॉल्युबल ट्रैगाकंथिक एसिड, ठीक है। उसके बाद गैलेक्टोरोनिक एसिड, ये सब चीजें इसके अंदर पाई जाएंगी। जो इजी है वो आसानी से याद कर सकते हो। एल अरेबिनो रेमिनोज, ये भी पाया जाएगा। थेरापेटिक एफिकेसी क्या है? जनरली जब कोल्ड और कफ की प्रिपरेशंस बनाई जाती है, कफ सिरप या कोल्ड कफ सिरप्स बनाई जाती हैं, उसमें हम इसका यूज करते हैं। अगर किसी को डायरिया की प्रॉब्लम हो गई है तो डायरिया को ये ट्रीट करने में मदद करता है। इमोलिएंट एक्शन देगा, लगाते एकदम सूदनिंग वाली जो फीलिंग आती है वो देगा। उसके बाद ये थिकनिंग, सस्पेंडिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट तीनों का यूज करेगा, और टैबलेट्स को बाइंड करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है मेरा सोडियम एल्जीनेट। सोडियम एल्जीनेट क्या है भैया? ये एक एल्जीनिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जो सोडियम एल्जीनेट होता है वो जनरली कैसा होता है? इसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी होती है? ब्राउन एल्गे की होती है, ठीक है। जिसके अंदर 30 से 60% क्या पाया जाता है? एल्जिनिक एसिड, ठीक है। अब ये जो सोडियम एल्जिनेट है इसका सबसे बड़ा वो क्या है? सिंथेसाइज कैसे होता है? बैक्टीरिया से, ठीक है। जो बैक्टीरियल एल्जिनाइड्स होते हैं ना, उसको हम दो बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के जो जेनरेज होते हैं उससे ऑब्टेन करते हैं। पहला क्या हो गया मेरा? सुडोमोनास, और दूसरा हो गया एजेटोबैक्टर। ये दो स्पीसीज होती है जिससे हमको सोडियम एल्जिनेट क्या होता है? मिलता है, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा फायदा क्या होता है? जब ये पानी की कांटेक्ट में आता है ना तो ऑटोमेटिक जेल जैसा बिहेवियर करता है। जब भी आप इसको पानी में मिलाओगे तो ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि एक जेली टाइप का, जेल टाइप का स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा। इसके सिनोनियम्स क्या है? इसको एल्जिन भी बोला जा सकता है, या फिर सोडियम पॉलीमैन्यूरेट मैन्यूरोनेट भी बोला जा सकता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो गए भाई इसके? देखो, जो ब्राउन एल्गे स्पीसीज होती है ना, उसमें सोडियम सॉल्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से स्पीसीज में पाए जाएंगे ये? मैक्रोसाइटिक, दूसरा लैमिनेरिया, लाइमिनेरिया हाइपरबोरियन, लैमिनेरिया डिजिटाई, या एस्कोफाइलम नोडोसम, ठीक है। इसमें से जो सिंपल है वो ही याद करना। बाकी सब जो है वो किससे बिलोंग करते हैं? पियोफाइसिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इसमें सोडियम प्रेजेंट होता है, सोडियम सॉल्ट, सोडियम वगैरह प्रेजेंट होंगे। दूसरा एल्जिनिक एसिड प्रेजेंट होता है। एल्जिनिक एसिड में भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक डी मैन्यूरिक एसिड होता है और एक एल ग्लूकुरोनिक एसिड होता है। अन्ना इतना सफिशिएंट है कि इसमें सोडियम सॉल्ट और एल्जिनिक एसिड पाए जाते हैं। अगर इसकी एल्जिनिक एसिड के कंपोजिशन नहीं लिखना है तो मत लिखना, ठीक है। थेरेपेटिक यूज क्या है? जितनी भी स्किन पे लगने वाली प्रिपरेशन होती है, डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशन, उसमें यूज किया जाता है। दांतों की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स में यूज किया जाता है। और बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस होती हैं जहां हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेरा अगार। अगार क्या है भाई? देखो, अगार क्या होता है? जनरली अगार में हम क्या करते हैं, इसका मीडियम बनाते हैं वाटर में डिसॉल्व करके, एक पीएच मेंटेन करके। हम क्या करते हैं, इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं। जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, जिन बैक्टीरियाज का हम यूज करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो इतने बैक्टीरियाज हम लाएंगे कहाँ से? इन सारे बैक्टीरियाज को हम ग्रोथ करवाते हैं, इनको पालन करवाते हैं, इनका क्या बोलना चाहिए हिंदी में, उत्पादन कराते हैं, ठीक है। तो इसकी हम क्या बनाते हैं? कॉलोनीज बनाते हैं। तो सबसे पहले जो अगार है, अगार अगार क्या होता है? एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जब ये किसी वाटर मतलब एक्वस के कांटेक्ट में आता है तो जेल जैसा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब जैसे रेड एल्गी होता है, ठीक है, या फिर प्राइमरी तुम्हारा वो होता है, ओगोनोरी होता है। ये सब क्या है? तुम्हारे वो बैक्टीरिया हैं जिनसे वो सेल, वो हैं स्पीसीज जिनसे हम अगार अगार को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है। जनरली अगार में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक तो अगारोस, दूसरा होता है अगारोपेक्टिन, ठीक है। अगार जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब जनरली जो अगार होता है इसमें क्या होता है? जब आप इसको बॉईल करते हो ना, जब इसको आप हल्के से गर्म पानी में डालोगे, या फिर इसका ज्यादा देर तक गर्म पानी के कांटेक्ट में रखोगे या इसको गर्म करोगे, तो ये एक जेली टाइप के स्ट्रक्चर को क्या करता है? रिलीज करता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? जेली टाइप का स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। सिनोनियम्स में इसको क्या बोला जाता है? अगार अगार या फिर वेजिटेबल जिलेटिन।
जिलेटिन का यूज तो तुम सबको ही पता है, फार्मास्यूटिक्स में पढ़ाया था हमने जिलेटिन क्या होते हैं, जो प्लांट सोर्स से भी मिलते हैं और एनिमल सोर्स से भी मिलते हैं। एनिमल्स में मतलब ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स की जो हड्डियां होती हैं उनके ऊपर एक पतली सी पन्नी टाइप की चढ़ी हुई रहती है। ठीक है, उसको हम पन्नी नहीं बोल सकते लेकिन दिखने में वो पन्नी टाइप जैसी दिखती है। कभी जो कैप्सूल्स खाते हो ना, उन कैप्सूल्स की दवाइयों को निकाल के खाली करके देखना, वो एकदम पन्नी जैसे ही दिखेंगे। ठीक है, तो ये वही होता है तुम्हारा जिलेटिन। वो कौन से मिलता है? एनिमल से और ह्यूमन से। लेकिन जब हम प्लांट से निकालते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाता है? अगार अगार के फॉर्म में। ठीक है, इसलिए इसको हम वेजिटेबल जिलेटिन भी बोलते हैं। अब ये मिलता है कहाँ से भाई? गैलिडियम एमनासी। ठीक है, और दूसरी स्पीसी कौन सी हुई रेड एल्गी की? वो है हमारी ग्रेसिलारिया और पेट्रिकलैडिया। ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? गैलिडेशिया। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं भाई इसमें? सबसे पहला पाया जाता है अगारोस, अगारोपैक्टिन। ठीक है, और फिर अगारोस में भी क्या होते हैं? डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज। ये तो बहुत इजी है, ये कर सकते हो। अगर अगारोस लिखने के बाद इसमें भी क्लासिफाई करते हो तो लिख सकते हो कि पहले तो अगारोस पाया जाता है। अगारोस के अंदर भी दो होते हैं, जी और सॉरी डी और एल गैलेक्टोज। और क्या पाया जाता है? अगारोपैक्टिन। अगर थेरेपेटिक की बात करूं तो भाई एमल्सिफाइंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कल्चर मीडियम बनाने में बहुत मदद करता है, या फिर ऑइंटमेंट्स वगैरह बनाते हैं कैप्सूल्स वगैरह फिल करने के लिए, तब भी हम इसका यूज सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरी गौरगम। गौरगम क्या है भैया? देखो, जितने भी गम्स मैंने पढ़े हैं उन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे? जो जो गौरगम है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्वारान। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अब ये किससे मिलते हैं? बीन्स। जो दालें होती हैं, जो दालों में एक लसलसापन होता है, ये जनरली उन बीन से पाए जाते हैं। हम प्योर खाने वाली दालों की बात नहीं कर रहे हैं, ये अलग बीन्स हैं जो कि जनरली क्या करती हैं? इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये थिकनिंग और स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज क्रिएट करती हैं। मतलब जब भी आप इसमें किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये ऑटोमेटिक कैसे हो जाती हैं? थिक, गाढ़ी हो जाती हैं और अपने आप में स्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, और जनरली इसको हम फूड इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब तुमने देखा होगा कि आजकल जो केक के डेकोरेशंस हो रहे हैं, अब उन केक के डेकोरेशंस पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जेलीज के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जो लंबे टाइम तक टिके रहते हैं जब तक तुम उनको काटो नहीं। तो ये सब किसकी वजह से होते हैं? ये सब हमारे ऐसे ही प्लांट से निकले हुए मटेरियल्स की वजह से क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब जो गॉर्गम सीड होती है, मैकेनिकली हम उसको क्या करते हैं? डीहस्क करेंगे, हाइड्रेट करेंगे, माइल करेंगे और स्क्रीन करेंगे। अब इन चारों का मतलब क्या हुआ? पहले तो डीहस्क। डीहस्क का मतलब क्या होता है? जैसे कि सबके घरों में सबने देखा होगा गेहूं की खेती होती है। अब गेहूं की खेती के बाद गेहूं कट गया, गेहूं में क्या लगी रहती है? भूसी लगी रहती है। छोटे छोटे जिसके अंदर गेहूं होता है ना, वो पूरी तरीके से जब क्लीन नहीं हो पाता, वो हमारे घर में जब हम लेकर आ जाते हैं तो क्या करते हैं? उसको बीनते हैं। हम क्या करते हैं? भूसी वाला पार्ट अलग करते हैं, कंकड़ अलग करते हैं और गेहूं अलग करते हैं। तो ये जो तुम्हारा डी हस्किंग वाला जो पार्ट है ना, इसमें क्या होता है? जितना भी भूसी वाला पार्ट होता है ना, उसको क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? उसको पीसेंगे। दरना जिसे बोला जाता है, दो पार्ट में डिवाइड करना, वो करेंगे। उसके बाद उसको छानेंगे। छानने के बाद अलग अलग पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग उसको हम स्टोर कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद जब इसका जो पाउडर मिलता है वो कैसा होता है? ऑफ वाइट कलर का, मतलब थोड़ा सा क्रीमिश कलर का पाउडर मिलता है, लेकिन इसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है। थक्के वाला नहीं होता। जैसे कि अगर आप गेहूं का आटा ऊपर से नीचे गिराते हो तो वो कैसे गिरेगा? लम्स के फॉर्म में नीचे गिरेगा। लेकिन उसी जगह चावल का आटा अगर आप ऊपर से गिराते हो उतनी हाइट से, तो वो बिल्कुल एक सा गिरेगा नीचे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि ये वाला जो आटा मिलता है ना पूरा रेडी होने के बाद, ये थोड़ा फ्री फ्लोइंग होता है। ठीक है, अब ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनोसाए। ठीक है, और ये जो पाउडर होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? काइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। ठीक है, किस फैमिली से बिलोंग करेगा? लेग्यूमिनोसाए। अब इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? देखो, गौर गम है तो इसके अंदर जनरली देखो प्रोटीन तो होगा, क्योंकि किससे मिल रहा है? बीन से मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्वारान। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? गैलेक्टोमेनन। ये पाया जाता है।
इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी क्या है? देखो, लसलसा होने की वजह से कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। तो किसी भी चीज को अगर गाढ़ा बनाना है तो हम ये पाउडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एपेटाइट डेप्रेसेंट। अभी क्या होता है, कई लोग जो डाइटिंग वाइटिंग कर रहे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ खा लें कि लंबे समय तक भूख ना लगे। तो ये जो प्रोटीन इसके अंदर होता है, तो प्रोटीन का काम क्या होता है? फुलनेस प्रोवाइड करना। जैसे कि चिया सीड है, चिया सीड एक चम्मच खा लो तो तुम लंबे टाइम तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में जाते हैं जैसे ही, वैसे ही ये जाकर के फूलना स्टार्ट होते हैं। ये फूल के डबल ट्रिपल हो जाते हैं। ठीक है। और बहुत जल्दी क्या होते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से पेट लंबे टाइम तक भरा भरा लगता है और भूख नहीं लगती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, आपकी भूख को क्या करेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे। उसके बाद ये सस्पेंशन, इमल्शन, लोशन, इन सब में यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये टैबलेट्स में भी यूज किया जाता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में। अब है हमारा जिलेटिन। देखो ये लास्ट है। जिलेटिन तो हमने कैप्सूल्स में भी पढ़ा था, जनरली सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन। वो हमने पढ़े थे एनिमल से मिलने वाले जिलेटिन। यहाँ पे हम प्लांट से जो जिलेटिन हम ऑब्टेन करते हैं ना, ये वो होता है। और जनरली कैसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट कलर का होता है। आर पार तो दिखाई नहीं देगा, बट देखने में एकदम क्लियर लगेगा। ठीक है। उसके बाद खाने की जो फूड इंडस्ट्रीज जो होती हैं, खाने के मटेरियलों में हम किसी भी चीज को प्रॉपर जमाने के लिए या शेप देने के लिए हम जिलेटिन का यूज करते हैं। ठीक है ना। और जनरली हम इसे डिराइव कहाँ से किया जाता है, एनिमल्स के बॉडी पार्ट से। जो कोलेजन पार्ट होता है ना, हमारे बॉडी में कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, उन कोलेजन पार्ट्स को निकाला जाता है और उससे इसको क्या कराया जाता है, एक्सट्रैक्ट कराया जाता है। ठीक है। अब ये कैसा होता है, ड्राई हो जाता है और रबरी हो जाता है। देखो, जब ये मिलता है ना तो कैसे नेचर का होता है, ब्रिटिल। ब्रिटिल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हल्की सी चोट लगी और टूट गया। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक पेंसिल है, तुम पेंसिल को ऊपर से नीचे फेंक दो, टूटेगी क्या? नहीं टूटेगी, क्योंकि वो ब्रिटल नेचर की नहीं है। उसी जगह मैंने तुम्हें एक चौक दी, जो हम लिखने वाली जो चौक आती है ना, वो चौक दी जिससे हम ब्लैक बोर्ड से लिखते हैं, और मैंने बोला कि इसको भी फेंक दो। जब जमीन पे फेंकोगे ना, उसके कम से कम 3 से 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो उसका क्या नेचर किया, वो कहलाता है तुम्हारा ब्रिटल नेचर। ठीक है। तो यहाँ पे जो जिलेटिन होता है वो क्या होता है तुम्हारा, जब इसको ड्राई फॉर्म में लेते हैं तो वो ब्रिटल टाइप का होता है। लेकिन जब ये किसी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ये कैसा हो जाता है, खिंचने वाला, जैसा रबर टाइप का, जेली टाइप जैसा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे विटामिन कैप्सूल्स में इसका यूज किया जाता है, मेडिकेशंस में, या फिर जो भी तुम्हारी जो ड्रिंक्स पीते हो ना तुम लोग, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, उन सब में यूज किया जाता है। या फिर पेपर या फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका हम बहुत अच्छा यूज करते हैं। ठीक है। इसको जिन सिनोनियम्स क्या होंगे, सिनोनियम देखो, जेल जैसा बनता है इसलिए हमने इसको जेल फॉर्म नाम दे दिया, जेलेटिनम नाम दे दिया, और प्यूरा जेल नाम दे दिया। ठीक है। मिलता कहाँ से है, जो एनिमल्स का कोलेजन होता है ना, उसको हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जैसे कि स्किन ले ली, टेंडन्स ले लिए, लिगामेंट्स ले ली, बॉयल ले ली, सॉरी बोन्स ले ली। ठीक है। इन सबको क्या करते हैं, पानी के साथ बॉयल करके इनका हाइड्रोलिसिस करा के इनका कोलेजन सेपरेट करते हैं, और फिर इसको हम अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्यूरिफाई करके यूज करते हैं। इसके अंदर पाया क्या क्या जाता है, प्रोटीन है तो ऑब्वियसली बात है, अमाइनो एसिड तो होगा ही होगा। ठीक है। जनरली कौन सा अमाइनो एसिड पाया जाता है, लाइसीन। ठीक है। और इसके अंदर ग्लूटीन प्रोटीन भी पाया जाता है। अब इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी एफिकेसी क्या होती है, ये कड़क भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। ड्राई रहेगा तो कड़क हो जाएगा, और जैसे ही किसी लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा तो लूज जैसा हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है। कहाँ बनाने के, सपोजिटरीज, पैसरीज, रेक्टल और वेजाइनल प्रिपरेशंस बनाने में इसका हम यूज सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है। उसके बाद टैबलेट बाइंडर या सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट की तरह, टैबलेट में बाइंडर की तरह, या फिर किसी भी टैबलेट के ऊपर जब कोटिंग करनी होती है तो कोटिंग एजेंट की तरह भी हम इसका यूज सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है। तो ये शायद थे तुम्हारे फार्मास्यूटिकल एड्स जो कि तुम्हारे सिलेबस में कवर हो गए हैं। अब इसको रिवाइज कर लेना एक बार। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना, वॉलेटाइल ऑयल्स। ठीक है। जनरली वॉलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं भाई, देखो मैंने पहले भी बताया है कि वॉलेटाइल ऑयल का इतना सा मतलब होता है कि ऐसे तेल जो रूम टेम्परेचर पे आने पे अपने आप ही उड़ जाएं।
साफ हो जाएं, इवेपोरेट हो जाएं, वो कहलाते हैं तुम्हारे वॉलेटाइल ऑयल। ठीक है। जनरली कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। ठीक है। जनरली रूम टेम्परेचर पे आने पर ये अपने आप क्या हो जाते हैं? वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए हम इसको एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? वॉलेटाइल ऑयल्स। ठीक है। जब इस टाइप के ऑयल्स को हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि ऐसी मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने तुम्हें एक बीज दिया, एक नट दिया, और बोला कि इस नट्स में से तुम्हें क्या निकालना है? वॉलेटाइल ऑयल। अगर लौंग है, लौंग के अंदर वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है यूजिनॉल के फॉर्म में। ठीक है। अब वॉलेटाइल ऑयल इसके अंदर से निकालना है तो तुम इसे गर्म नहीं कर सकते, या फिर तुम इसको मिक्सी में ज्यादा देर पीस नहीं सकते। मिक्सी में ज्यादा देर पीसोगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा देर घूमने की वजह से हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो वोलेटाइल ऑयल तो उड़ गया, तो मेरे पास बचा क्या? तो हम इसको में ऐसी मेथड का यूज करते हैं जहां पर जब हमें इसका साइज रिडक्शन करना होता है, तो ऐसी मेथड जहां पे ज्यादा हीट जनरेट ना हो। ठीक है। क्योंकि ज्यादा हीट जनरेट के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो जाएगा और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। इसके बाद इसमें कौन से केमिकल्स होते हैं? टर्पीन्स होते हैं, ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं, सॉल्यूबल, ये कैसे होते हैं? सॉल्यूबल अल्कोहल्स होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी आसानी से क्या हो जाते हैं? घुल मिल जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप इनको वाटर में मिलाओगे, आप बोलो ना कि लौंग के तेल को पानी में मिक्स कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो दो प्रकार के ऑयल हैं, एक है वॉलेटाइल ऑयल, दूसरा है मेरा फिक्स्ड ऑयल। अब दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, जो वॉलेटाइल ऑयल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे उड़ जाएंगे, लेकिन जो फिक्स्ड ऑयल है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं उड़ेंगे। घर में सब्जी बनाने का जो तेल है वो क्या है? फिक्स्ड ऑयल है। रखा रखा उड़ जाता है क्या? नहीं। लेकिन अगर लौंग के तेल को खुला छोड़ दोगे तो ये उड़ जाएगा। अब हम इसको कैसे बनाते हैं? डिस्टिलेशन मेथड से। डिस्टिलेशन मेथड का मतलब क्या होता है? नीचे गरम किया, जैसे गरम की एक कांच की नलियां होती हैं, उन कांच की नलियों में कहीं से भी कोई भी छेद नहीं होता जिससे कि मेरा मटेरियल बाहर जा सके। नीचे से क्या होता है? गर्मी देते हैं तो पानी उबलना स्टार्ट होता है। जैसे ही पानी उबलता है तो उसमें से भाप बन के ऊपर उठती है। जैसे ही भाप ऊपर जाती है तो ऊपर एक कंडेंसर लगा होता है। जब ये कंडेंसर से टच होती है भाप, तो किस में बदल जाती है? लिक्विड में। तो पूरा का पूरा लिक्विड किसमें इकट्ठा हो जाता है? हमारे साइड में रखे हुए वेसल्स में। हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं? वॉलेटाइल ऑयल को निकालते हैं किसी भी प्लांट में से। लेकिन जो फिक्स्ड ऑयल होते हैं हम इसको एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस से निकालते हैं। इसको पहले कूट लिया, कूटने के बाद किसी पर्टिकुलर लिक्विड में मिला दिया, लिक्विड में मिला करके हम इसको क्या कर देंगे? एक नॉर्मल टेम्परेचर पे सेट करके छोड़ देंगे। ये धीरे धीरे क्या होता रहेगा? ड्रॉप ड्रॉप करके इकट्ठा होता रहेगा। इसका ये मेथड है, कौन सा? एक्सट्रैक्शन। ठीक है। जब देखो, अगर तुम्हारे पास वॉलेटाइल ऑयल है, ठीक है, अगर इसको मैं इवेपोरेट करूं तो क्या होगा कि इवेपोरेट होने के बाद, उड़ने के बाद पीछे कोई भी दाग धब्बा नहीं रहता। लेकिन जब फिक्स्ड ऑयल का इवेपोरेशन कराया जाता है तो पीछे क्या रह जाते हैं? धब्बे रह जाते हैं, दाग रह जाते हैं। ठीक है। हम इसको सैपोनिफाइड कर सकते हैं वॉलेटाइल ऑयल को, नहीं कर सकते, लेकिन फिक्स्ड ऑयल को सैपोनिफाई कर सकते हैं। अब जो वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं उसके अंदर किस किस चीज का मिक्सचर होता है? ऑलियो क्या बोलते हैं, ऑलियो ऑलियोप्टेन्स और स्टीरियोप्टेन्स का। ठीक है। लेकिन अगर फिक्स्ड ऑयल की बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। वॉलेटाइल ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? हाई होगा। और फिक्स्ड ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत लो होता है। एग्जांपल्स क्या होंगे? देखो, वॉलेटाइल ऑयल में सबसे पहले तो तुम्हारा लेवेंडर, पेपरमेंट, ठीक है, लेमन, यूकेलिप्टस, ऑरेंज। जब इन सब के ऑयल्स निकाले जाते हैं ना, तो ये क्या होते हैं? डिस्टिलेशन मेथड से निकालते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये उड़ जाएंगे। जब फिक्स्ड ऑयल की बात करें, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, ये सारे ऑयल क्या होते हैं? तुम बालों में भी लगाते हो, स्किन पे भी लगाते हो, रूम टेम्परेचर पे भी रखते हो, इवन बहुत हाई टेम्परेचर पे भी रख लेते हो, तब भी ये क्या होते हैं? अपनी जगह पर बने रहते हैं, ये
इवेपोरेट नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो, जो वोलेटाइल होते हैं ना, उनके उसके दो पार्ट होते हैं, दो पोर्शन होते हैं। पहला होता है हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है ऑक्सीडाइज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, जनरली कहाँ से मिलेंगे हमें, एसीटेट मेविलोनिक एसिड पाथवे से। और दूसरा जो ऑक्सीडाइज हाइड्रोकार्बन है वो क्या कहलाते हैं, टर्पेनॉइड्स। ये कहाँ से मिलेंगे तुम्हें, किमिक एसिड पाथवे से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वोलेटाइल ऑयल्स के अगर मैं क्लासिफिकेशन देखूं, तो वोलेटाइल ऑयल भी अपने आप में क्लासिफाइड होता है। उसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं ना, वो कौन कौन से होंगे भाई। देखो हाइड्रोकार्बन, तो इसके अंदर कौन से वाले आएंगे, टर्पेंटाइन ऑयल। अल्कोहल की बात करूं तो पिपरमेंट, पुदीना, सैंडलवुड, चंदन का तेल, ये सब आएंगे। एल्डिहाइड की बात करें तो लेमन ग्रास, सिन्नेमन, केशिया, सैफरॉन, इन सब के ऑयल्स आएंगे। कीटोन्स में कौन से आएंगे, कौन सी ड्रग्स आ जाएंगी, कैम्फर, कैरावे, फेनल, सौंफ वगैरह, ये सब, जीरा, सौंफे, कपूर, ठीक है, जटामासी, ये सब। फिनोल्स की बात करूं तो कौन सी ड्रग आ जाएंगी, लौंग, अजवाइन, तुलसी, ये सब, ठीक है। तो ये हमने किसके बेसिस पे डिवाइड किया है, कि भाई अगर मेरे पास लौंग है तो उसमें क्या पाया जाएगा, फिनॉल। और अगर मेरे पास मान लो कि सौंफ है तो उसमें क्या पाए जाएंगे, कीटोन्स। क्लियर है। तो ये सब क्या है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, फिनोल्स, ऑक्सीडाइज ईस्टर्स या फिनोलिक ईथर्स, हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे, वोलेटाइल ऑयल के ही पार्ट्स होते हैं। इन सब का नेचर कैसा होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है, ठीक है। ऑकरेंस कहाँ से होती है भाई, कौन कौन से स्पीसीज में पाए जाते हैं वोलेटाइल ऑयल। देखो सबसे पहले तो लैबिटाई, रुटेशिया, ठीक है। उसके बाद पाइपरेशिया, जिंजिबरेसी, अम्बेलिफेरी, मार्टेशिया, लॉरेशिया, ये सब फैमिली जो है ये किससे बिलोंग करती हैं, वोलेटाइल ऑयल से बिलोंग करने वाली फैमिलीज हैं, ठीक है। इन्हीं के अंदर सारे वोलेटाइल ऑयल्स पाए जाएंगे। अगर मैं पूछूं कि जो सौंफ है उसकी फैमिली क्या है, तो बोलोगे अम्बेलिफेरी। और अगर मैं बोलूं लौंग जो कि तुम्हारा क्लोव, उसकी फैमिली क्या है, मार्टेशिया। ये किसके अंदर आ गई, वोलेटाइल ऑयल के अंदर, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन रहने दो, मत पढ़ो। लेकिन अगर पढ़ना हो तो ना, जनरली कैसे लिख सकते हो, अब जो ट्री है कौन कौन से पार्ट में तुम्हारा वोलेटाइल ऑयल पाया जाएगा। जैसे पेपरमेंट काय में मिलता है, पत्तियों में। कोरिएंडर, धना जो है उसके अंदर भी वोलेटाइल ऑयल होता है। कोरिएंडर क्या है, फ्रूट, ठीक है। धनिए का जो पेड़ होता है उसमें से सिर्फ धनिए में ही पाया जाता है, धनिए का जो वो होता है ना, सूखा धनिया, फ्रूट, उसमें पाया जाएगा वोलेटाइल ऑयल। अगर रोज की बात करो, गुलाब का फूल, गुलाब के फूल के सिर्फ पंखुड़ियों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दालचीनी, दालचीनी का जो पेड़ होता है उसमें पूरे में वोलेटाइल ऑयल नहीं होता, सिर्फ उसकी जो छाल होती है उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आइसोलेशन मेथड्स क्या होती हैं, देखो वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की कुछ मेथड्स होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो एक्सप्रेशन मेथड, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं, यूसिली मेथड। इस मेथड में क्या होता है, मान लो कि जब मुझे ऐसे मटेरियल जो सिट्रस ऑयल्स होते हैं ना, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, इन सब में से मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, मैकेनिकली उस पे क्या करेंगे, ऐसे मटेरियल से उसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, घुमाएंगे, ताकि क्या रिलीज हो, ज्यादा फोर्स लगाएंगे लेकिन बार बार हथौड़ा जैसे नहीं मारेंगे कि गर्म उसमें से हीट प्रोड्यूस हो जाए। हम उसको एक ही मोशन में, क्लॉकवाइज मोशन में उसको क्या कराएंगे, ट्विस्ट कराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जूस है वो निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो जूस आएगा उसमें से हम एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, ग्रास ऑयल हो गया, तो हम यहाँ पे हीट नहीं दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे मेथड से टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, उस ऐसे मेथड से उसका साइज रिड्यूस कर रहे हैं जिसमें हीट जनरेट नहीं होती। स्टीम डिस्टिलेशन अभी मैंने ऊपर बताया, कांच की नलिकाओं वाला रहता है, उसमें लिक्विड भर दिया आपने जिसमें से आपको क्या निकालना है, वोलेटाइल ऑयल निकालना है। हीट कर रहे हो, भाप बन रही है, भाप ऊपर उठती है, कंडेंसर के पास जाती है, ठंडी होके वापस किस में बदल जाती है, लिक्विड में।
और ये लिक्विड दूसरे नली से हमारे ग्लास में कन्वर्ट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो भाप होती है ना, वो भाप क्या होती है, वेपर काहे की थी। जैसे रूम टेम्परेचर पे वॉलेटाइल उड़ जाता है, तो जब मैं उसको गर्मी दे रही हूँ तो क्या होगा, बहुत सारा वॉलेटाइल ऑयल एक साथ उड़ेगा, लेकिन उसको बाहर निकलने की जगह नहीं है, वो कांच की नली में उड़ रहा है। और जैसे ही उसको ठंडी जगह मिली, तो वो भाप किस में बदल गई, पानी में बदल गई, और वो क्या मिला मुझे, वॉलेटाइल ऑयल, जो कि मेरे दूसरे कंटेनर में क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड मेथड है तुम्हारी एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, जनरली जो एक्सट्रैक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होगी, वॉलेटाइल सॉल्वेंट ले लेंगे, ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसमें वॉलेटाइल मटेरियल आसानी से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, अगर हीट देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। इसलिए ऐसे मटेरियल को लाइट पेट्रोल, मतलब 50 डिग्री से भी कम टेम्परेचर में क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, डायरेक्टली ट्रीट करते हैं, ताकि जितना भी मटेरियल है, मतलब प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से जितना भी मटेरियल है वो किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम उस सॉल्वेंट को क्या कर लेंगे, डिस्टिलेशन मेथड से कलेक्ट कर लेंगे। एड्सॉर्प्शन मेथड क्या हो गई, देखो एक ग्लास प्लेट ले ली, ठीक है, उसको हमने 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा, उसको बंद कर दिया, और उसके अंदर क्या रख दिए, पत्तियां रख दी गुलाब की। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बहुत दिनों तक ऐसे ही रखे रहने देंगे। फिर क्या होगा, जो ऑयल रिलीज होता है ना उसमें से, वो सब उसमें अंदर क्या हो जाएगा, वेपर्स बन के कलेक्ट होकर के वहीं गिरता रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो पेटल्स हैं, जो पत्तियां हैं, उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करेंगे, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल और फैट आपस में मिक्स हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम उसको कूल करेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि जितना भी एक्सेस मटेरियल है, एक्सेस वाटर है, वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। उसके बाद आखिरी में जो एक्सट्रैक्ट बचेगा वो क्या बचेगा, इथाइल अल्कोहल और एसेंशियल ऑयल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको उसका प्रेशर रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, अंडर प्रेशर उसको रख करके जो भी सॉल्वेंट है उसको अलग कर लेंगे, और ऑयल वाला पार्ट हमारा अलग रह जाएगा। ठीक है, जैसे फ्रीज मेथड में भी ड्राइंग होती है ना, उस तरीके से हम क्या करेंगे, वैक्यूम क्रिएट करके उस पर्टिकुलर पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, और ऑयल वहीं के वहीं रह जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये तो थे तुम्हारे मेथड कि किस तरीके से तुम ये निकाल सकते हो, क्या एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो वॉलेटाइल ऑयल को। अब मैं बोलूं कि अगर मैंने तुम्हें कोई लिक्विड दे दिया और मैंने बोला है कि ये वॉलेटाइल ऑयल है, इसको कैसे पता लगाओगे, तो उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं कि कैसे पता लगाया जाए कि ये वॉलेटाइल ऑयल है या नहीं। तो क्या करोगे, जो भी ड्रग तुम्हें मिली है उसको हम क्या करेंगे, उसमें अल्कोहलिक सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, अगर वो रेड कलर प्रेजेंस दिखाता है, मतलब उसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, पर्टिकुलर जो भी सेक्शन ऑफ ड्रग का मिला है उसके अंदर क्या डालोगे, टिंचर ऑफ अल्काना। अगर ये रेड कलर प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स इसके अंदर भी नेचुरल ड्रग से निकला हुआ वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। दो चीजें डालनी है, एक तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुडान, दूसरा टिंचर ऑफ अल्काना। दोनों ही चीजें डालने पे अगर रेड कलर दिखाई पड़ता है, दैट मीन्स इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके थेरापेटिक इफेक्ट क्या है भाई, देखो तुरंत लगाने पे तो इरिटेट करता है, ठीक है, लेकिन जब कभी नाक ब्लॉक हो जाए तो तुम्हारे पास कैप्सूल्स आते हैं यूकेलिप्टस ऑयल के। तो जो यूकेलिप्टस ऑयल है वो क्या है, अपने आप में एसेंशियल ऑयल है। जब आप उसे सूंघते हो तो क्या होता है, तुम्हारी नाक एकदम से खुल जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर तुम्हारे गार्गल जो बनते हैं, गले में खराश होती है, माउथ वॉशेस, गार्गल्स, लोकल एनेस्थेटिक, इन सब का काम कौन करता है, वोलेटाइल ऑयल्स ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटी सेप्टिक का भी काम करेगा, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल का भी काम करेगा। और कई बार तो हम रोज थेरेपी, सॉरी अरोमा थेरेपी में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, माहौल में इतनी अच्छी खुशबू जनरेट करते हैं ताकि इंसान का जो मन है वो शांत हो जाए। ठीक है, सुकून में इंसान को थोड़ा सा, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं ना उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, जिनको बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर है, एंजाइटी है, तो ऐसे इंसान को बहुत शांत माहौल में एक बहुत ही अच्छे अरोमा में की प्रेजेंस में थेरेपी दी जाती है, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके,
हील कर सके, थोड़े टाइम के लिए सुकून पा सके। ठीक है, तो जनरली लैवेंडर, रोजमेरी, ये सारे एसेंशियल ऑयल्स यूज किए जाते हैं अरोमा थेरेपी में। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या यूज है? फ्लेवरिंग एजेंट का यूज है। परफ्यूम और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हम इसको परफ्यूम की तरह यूज करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद थेरेपेटिक एजेंट भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि दांतों में दर्द होता है तो कहते हैं लौंग का तेल लगा लो। तो ये क्या करता है, पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पे जाकर के हमें थोड़ी देर के लिए दर्द से रिलीफ दिला देता है। और अगर वहां पे कोई कीड़े हों या एंटीबैक्टीरियल या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो ये उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, वहां से हमको रिलीफ दिलाता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे वॉलेटाइल ऑयल्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। इसके आगे कंटिन्यू करूं? मिसलेनियस और एंटी हाइपरटेंसिव, अभी इसके आगे कंटिन्यू पढ़ने की क्षमता है? आज के लिए इतना ही मैम। चलो ठीक है, इसके आगे का हम कंटिन्यू कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, चलो कल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू मैम। ओके।